हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो हमारे 25 क्वेश्चन आज होने वाले हैं फिजिक्स के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये जो आपको 14 क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग से रह गए हो, तो एक बार इसको रिवीजन करके जाइएगा, ताकि आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो आप लोग इसको आसानी से कर पाओ। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिख रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक तथा बीमा लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर आप लोग से पूछ लेगा तो आप लोग लिखोगे दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की लघुत्तम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को यह फॉर्मूला दिख रहा होगा, यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम के साथ आप लोग ये फॉर्मूला लिख दोगे। यहाँ पर इसका मात्रक होता है बच्चों कूलॉम मीटर या फिर डिवाइन। ठीक, यहाँ पर बीमा आप लोग को दिख रही होगी, यहाँ पर LTA होती है। ठीक है, इसकी बीमा आप देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है उसका देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है, आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं। रेखीय घनत्व देखिए हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या होता है रेखीय घनत्व? किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, ठीक है, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू Q/L। मात्रा क्या हुआ इसका, कूलॉम प्रति मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक भी लिखना है। तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है देख लीजिए, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू Q/A। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सिग्मा। ये जो आधा नाम आप लोग को दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ जैसे कि हमको नाम ही से पता चल रहा है, जिसका विभव, ऐसा पृष्ठ जिसका क्या हो, विभव समान हो, मतलब वोल्टेज हर जगह सेम हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाया गया है, जो देखिए जो विभव यहाँ लग रहा होगा वही विभव यहाँ लग रहा होगा, और वही विभव यहाँ पर लग रहा होगा, सेम विभव होगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन देखिए क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव समान हो, वह क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर विशेषताएं भी क्या होती हैं। विशेषताएं, पहली विशेषता जो होती है वो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव समान होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कभी भी दो समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग का बहुत ही कम समय बचा है। हो सकता है अभी आप लोग आधा से 1 घंटे में घर से भी निकलने वाले हो, तो एक बार निकलने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। फिर क्या है, लॉरेंज बल क्या होता है, देखिए इसका वेक्टर रूप लिखिए। तो यहाँ पर सीधे आप लोग लिख दोगे, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या कर रहा है, मान लीजिए ये सब आवेश इसके अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेश जो गति करता है इधर से इधर या फिर इधर से इधर या फिर इधर से इधर, कहीं भी गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग यहाँ पर बच्चों बोलते हैं लॉरेंज बल। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QBV साइन थीटा। उसका देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। एम्पियर का परिपथीय नियम देखिए क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो इसको रिवीजन करते चलिए जल्दी से आप लोग। ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो इनका सबसे पहले गुण आप लोग को लिखना पड़ेगा। गुण क्या है, देखिए कि ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, इनमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके गुण कौन कौन से होते हैं, देखिए गुण हम लोग देख लेंगे। पहला गुण यहाँ पर दिख रहा है, ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं, मतलब इतनी तीव्र होती हैं जितनी गति प्रकाश के लाइट की होती है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो वही गति इनकी भी होती है। फिर इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है और ये तरंगे त्वरित आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। उसका देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या होती है इसकी परिभाषा, देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है, जबकि क्या होता है, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। फॉर्मूला इसका जो सीधा सा आप लोग को एग्जाम में लिखना है वो होता है L इक्वल टू E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, जहाँ पर हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि I/T इक्वल टू 1 के होता है, तो फॉर्मूला जो मेन बनेगा L इक्वल टू E। बीमा होती है mL/T-2 A-2, मात्रक होता है इसका हेनरी। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देख लीजिए कि एक दूसरे के पास रखी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कार्य करता है। ठीक है, मतलब अगर इस तरह से दो कुंडली रखी होंगी, मान लीजिए कि ये बना हुआ आपके पास ऐसे डायग्राम और एक यहाँ पर ऐसे इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुंडली जो होंगी ऐसे विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी इसके में, डायग्राम यही वाला आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, इसका उल्टा होता है स्वप्रेरण गुणांक में, इसमें केवल एक कुंडली होती है और इसी में धारा
बह रही होती है। इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा होगा, यही फॉर्मूला आप लोग को वहाँ पर लिख देना है। बस अंतर इतना होता है, देखिए 100 परिवहन गुणांक में यहाँ पर L होता है और इसमें M होता है, M फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। उसके यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। तो न्यूटन का सूत्र होता है भैया x1 x2 इक्वल टू F1 F2, जहाँ पर हमारा भैया x1 और x2 किसको डिनोट कर रहे हैं, फोकस से वस्तु की दूरी को। फिर देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी बताइए। तो यहाँ पर अपवर्तनांक के लिए सूत्र आप लोग लिखोगे n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m अपॉन 2, फिर अपॉन में साइन a/2, जहाँ पर सबका एक एक मीनिंग है। मतलब a मतलब प्रिज्म कोण, n अपवर्तनांक है, डेल्टा m आपका अल्पतम विचलन कोण है, I यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखिए, और r इक्वल टू a/2, ठीक है। तो फिलहाल हमको इससे इधर वाले से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, केवल इतने पोर्शन से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इतना याद कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर अगला हम लोग देखेंगे कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। क्या होती है विभेदन क्षमता, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को ही विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता का फॉर्मूला, विभेदन क्षमता होती है हमारी D/1.22 लैम्डा। हालांकि निश्चिंत रहिए, इसका फॉर्मूला आप लोग से नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है डिफिनेशन पूछ लिया तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तित दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। क्या होता है परावर्तित दूरदर्शी की विशेषताएं, पहला हो रहेगा परावर्तित दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। दूसरा हो रहेगा परावर्तित दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। वर्ण विपतन मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए। इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम पढ़ रखा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ से कोई किरण चल के गई और यहाँ से ऐसे वेंट हो गई। तो अब थोड़ा दर्पण को याद करिए, दर्पण में क्या होता था, ऐसे लाके ऐसे मुड़ जाता था, याद आया, वहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट रखी होती थी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते थे फोकस। तो देखिए एक ये फोकस हुआ हमारा, और इधर जो बनता है राइट साइड में वो हमारा हमेशा F2 होता है, मतलब द्वितीय फोकस इसी को बोलते हैं। और इधर वाला हमेशा F1 रहता है, मतलब पहला फोकस। तो ठीक है, यहाँ पर बना के आप लोग डेफिनेशन इसकी लिख दीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। व्यतिकरण मतलब कि इंटरफेरेंस क्या होता है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। फिर देखो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखी हुई हैं यहाँ पर। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हुई, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए मतलब पतले होने चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, फिर है दोनों स्रोत की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होना चाहिए। तो देखिए व्यतिकरण ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है देहली आवृत्ति और कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो देहली आवृत्ति देख लीजिए क्या होती है, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु से सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए कार्यफलन, देखिए पिछली वीडियो में हमारा रह गया था, तो कार्यफलन आप लोग को बता दें, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं। इसे हम लोग ω0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू h/μ0। यहाँ पर h फॉर हमारा क्या हो रहेगा बच्चों, प्लांक नियतांक, और μ0 इक्वल टू देहली आवृत्ति। फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट देखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी। पहली जो कमी थी इनकी, रदरफोर्ड के अनुसार यहाँ से आपको लिखना है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। यह एक कमी थी किसकी, रदरफोर्ड के मॉडल की। उसका दूसरी कमी क्या थी, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है। अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में पूरी तरह से असफल रहा या फिर असमर्थ रहा, ठीक है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ। बाकी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा नाभिकीय बल किसे कहते हैं। तो भैया नाभिकीय बल देखिए साइड में हेडिंग डालेंगे, क्या होता है, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियनों मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। ये बल आकर्षण बल होते हैं, ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं और ये बल लघु परिसर के होते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसको आप लोग एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि आपका तिल के लड्डू हुए, ठीक है, तिल के लड्डू हुए या फिर लैया के लड्डू हुए। नाभिकीय संलयन में क्या होगा, जैसे लैया के लड्डू बनता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो छोटी छोटी लैया अलग अलग जो होती है उसको जोड़ के एक बड़ा लड्डू बना दिया रहता है, तो वही हुआ नाभिकीय संलयन में। तो जो हम लैया आपको छोटे छोटे बोल रहे हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे नाभिक होते हैं और मिलकर क्या बना देते हैं, एक बड़ा सा नाभिक बना देते हैं।
उल्टा होता है इसका नाभिकीय विखंडन में। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाया नाभिकीय विखंडन में, इसके नाभिकीय विखंडन में उल्टा होता है। जैसे बड़ा लइये का लड्डू लाओ, उसको बीच से हम हाथ मार के तोड़ दें, ठीक है, या फिर हथौड़ी मार के तोड़ दें, तो जो अलग अलग बिखर जाना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इनको मिला के हम न्यूक्लियन बोलते हैं, के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर हुआ डेल्टा एम फॉर्मूला, आप लोग ना याद करिएगा क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा आप लोग फॉर्मूला याद कर पाओ, इसलिए फॉर्मूला यहाँ पर स्किप कर दीजिए आप लोग, बल्कि डिफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं। तो पी प्रकार का अर्धचालक क्या हुआ, जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं भैया तो हमारा पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो इसी तरह से एन प्रकार का अर्धचालक देख लेते हैं हम लोग, जब इसमें क्या करते हैं 5 संयोजकता वाला हम लोग अपद्रव्य मिला देते हैं तो हमारा एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहे होंगे फास्फोरस और आर्सेनिक आदि, ठीक है, ये क्या हुए एन प्रकार के अर्धचालक हुए। तो एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाने पड़ेंगे। पी प्रकार के बनाने में हमें 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाने पड़ेंगे। उसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए 2425 क्या है, फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड को किस प्रकार संयोजित किया जाए। मतलब जो फोटो डायोड होता है उसमें हम लोग पीएन संधि डायोड को कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को जिसका पी क्षेत्र काफ़ी पतला हो और या फिर पारदर्शी हो, ध्यान दीजिएगा पीएन संधि डायोड मतलब आप लोग को एक पी जो टाइप का होता है उसको आपको बहुत ही कम रखना है, ठीक है, जिसको एक कांच या प्लास्टिक के आवरण से इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके, ठीक है, इस तरह रखना है कि उस पर सीधा प्रकाश सीधे पी वाले पर ही पहुंचे। फिर देखिए पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पश्च अभिनत की स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई ज़्यादा हो जाती है तथा विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। तो अब बच्चों को जिनको ना पता अवक्षय परत क्या होती है आपको बता दें कि इस तरह से देखिए पीएन संधि डायोड बना होता है, रफली देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से पीएन संधि डायोड बना होता है। हमारा इधर होता है पी, इधर होता है एन, तो ये जो बीच में परत होती है इसी को हम लोग बोलते हैं पीएन संधि डायोड, और इसी के मध्य जो देखिए यहाँ पर विभव उत्पन्न होता है इसी को हम लोग विभव प्राचीर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक 25 क्वेश्चन आप लोग के क्लियर हो गए। जाइए अच्छे से पेपर छाप के आइए, बाकी कमेंट में आके जरूर बताइए कि पेपर कैसा गया आप लोग का। केमिस्ट्री की तैयारी अब आप लोग को अच्छे से कराएंगे हम, तो आज शाम को मिलते हैं हम लोग और बढ़िया केमिस्ट्री की तैयारी स्टार्ट करते हैं अपनी। जाइए फिजिक्स का पेपर अच्छे से निपटा के आइए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।